ऊष्माभौतिकी और सांख्यिकी। इसमें ब्लॉक फर्स्ट है गैसों का अणुगति सिद्धांत और चैप्टर फर्स्ट का नाम आता है आदर्श गैस और वास्तविक गैसें। तो जान लें अणुगति सिद्धांत, क्योंकि हमने पहले कक्षाओं में 11th और 12th में पढ़ा होगा अणुगति सिद्धांत के बारे में, मतलब गैसों में होने वाली अणुओं में गति। ठीक है, उसको लेके कुछ सिद्धांत दिए थे। आप जानते होंगे गैस के कुछ नियम हैं आदर्श गैस में लेके, जैसे चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और गै-लुसैक का नियम। इसी को हम सबसे पहले लेके चलेंगे। तो मोटे तौर पे पहले जान लें कि अणुगति सिद्धांत हमेशा दो पोस्टुलेट लेके चलता है। पहला यह है कि द्रव्य यानी कि पदार्थ में अणु विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इस बात से आप सब परिचित हैं। और जो हमारी तापीय ऊर्जा होती है, ठीक है, वो आणविक गति के रूप में पहचानी जाती है। तापीय ऊर्जा इन द सेंस, जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो, ठीक है ना, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनमें ऊर्जाएं आ जाती हैं, ठीक है, जिससे वो गति करते हैं। ठीक है, तो यह अणुगति सिद्धांत के दो पोस्टुलेट हैं जिनको हम लेके चलेंगे। और गैसें आप इनका आयतन बदल सकते हो, ये दाब पे निर्भर करती हैं, ताप पे निर्भर करती हैं। ठीक है, वास्तविक गैस है, परंतु आदर्श गैसें क्या हैं, ये एक काल्पनिक गैस है। ठीक है, और ये अपनी मर्जी से, मतलब क्या है, गति करके कोई क्रिया नहीं कर सकती है, क्योंकि इनका जो मान होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इनके टक्कर का मान होता है आपस में, जब दो गैस के अणु आपस में टकराते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी, इनका जो मान होगा वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये परस्पर क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, जैसे कि दो पंखों का आपस में टकराना, ऐसा कुछ मान सकते हैं। और इसके बाद आता है वास्तविक गैसें। जैसा हम जानते हैं वास्तविक गैसें, इनमें क्या होते हैं, कुछ क्षीण बल होते हैं, जो वंडर वॉल बल, अवस्था समीकरण होती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि आगे जानते हैं आदर्श गैस के बारे में और डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब की, क्योंकि स्कूल में हम पहले ही आदर्श गैस के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सीधा अप्लाई करेंगे। चलिए मान लें कि किसी पात्र में, ठीक है, गैस के म्यू किलोमोल विद्यमान है। ठीक, यानी कि हमारे पास पहले से म्यू किलोमोल विद्यमान है, मतलब कि कुछ अणु पहले से ही विद्यमान है और जिन्होंने एक वी आयतन घेरा हुआ है, और जिनमें अणुओं की संख्या हम n मान सकते हैं। मान के चलें कि उनमें से पहले से ही कुछ अणु हैं आयतन घेरे हुए जिनकी संख्या n है। तो हम कह सकते हैं कि प्रति मीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या n बराबर n बटे v होगी। ठीक है, अब क्योंकि गैस के अणु परिमित गति कर रहे हैं, ठीक है, ये अनेक बार पात्र की दीवारों से टकराते हैं, ठीक है, जिनका संवेग परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और हमें पता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल से दाब के लिए हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियरिफाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमने 11th में पढ़ा है कि जो व्यंजक निकल के आता है कि जब किसी पात्र से जितने भी अणु टकराते हैं, ठीक है, तो उन पे जो दाब लगता है वो कुछ P = 1/3 mn v² लगता है। ठीक है, ये आपने 11th कक्षा में पढ़ा होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि गैस का द्रव्यमान, यहाँ पे हम mn लेके चलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास घनत्व होता है, डेंसिटी, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ है
n बराबर n अपॉन v, इसको पहली समीकरण मान लें। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास था, यहाँ देखना, p इक्वल टू 1/3 mn/v²। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास n/v है, हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। तब p इक्वल टू 1/3 mn/v v²। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लो। क्योंकि mn/v बराबर रो होगा, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान और अणुओं की संख्या और बटे आयतन बराबर घनत्व होता है। जैसा कि यहाँ मैंने अभी बताया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान बटे, यह आपका द्रव्यमान है जो कुछ अणुओं संख्या लिए हुए है, और ये आपका आयतन है। ठीक है, और जो बराबर किसके होता है, घनत्व के होता है। ठीक है, तो हम इसे रो लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेना, यहाँ पे हमारे पास है mn/v, इसको हम घनत्व लिख लेंगे। तब समीकरण कुछ इस तरीके से होगी, p इक्वल टू 1/3 रो बार v²। ओके, क्लियर। जहाँ n इक्वल टू n/, था, ये हम जानते हैं, और रो आपके पास हो गया घनत्व किसका, गैस का। ठीक है, फिर इसके बाद, और यहाँ पे जो v² है, ये आपका हो गया गैस अणुओं का माध्य वर्ग वेग। अच्छा, इस चीज को समझना, ये v² का मतलब है कि इसका वेग कंटिन्यूसली, मतलब जब टकरा रहा है तो वो कंटिन्यूसली चलता रह रहा है। ठीक है, बार बार अणु टकरा रहे हैं, हाँ, बट इतनी गति नहीं है कि वो ऊर्जा करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाएं। ठीक है, इसलिए v²। अब इसको हम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो भी आपका जो सिस्टम है ना, आपके पास ये जो समीकरण निकल के आई है 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये किसी भी अणुओं को माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि कोई भी गैस है, गैस के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल में अणुओं को दर्शाता है, उसमें लग रहा है दाब को बता रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो n है, n कहने का मतलब है, यहाँ पे जो रो है ये n आ जाता है। ठीक है, आयतन के साथ। तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे अणुओं की संख्या है घन मीटर के हिसाब से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो हमारे पास आपने देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दाब आपको पता चल गया, पर
क्या होता है कि जब इस पे तापमान का असर होता है ना, तापमान की अणुगति की हम इस पे व्याख्या करते हैं, ठीक है। क्या होता है जब इस पे तापमान का असर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो किसी अणु पे जो दाब लग रहा है वो कुछ इस प्रकार है, P इक्वल टू 1/3 V m n V बार स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सरल भाषा में लिख लेंगे, V को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा P V बराबर 2/3 n हाफ m V बार स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन सा है कि यहाँ पे 2/3 कैसे आया, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म से समझेंगे। हमने इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा और हाफ से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2/3 n हाफ m v बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हाफ m v बार स्क्वायर है, ये आपका गतिज ऊर्जा होगी जिसे हम यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। तो तब पी वी इक्वल टू 2/3 n एप्सिलॉन, ठीक है। इसे समीकरण 3 लेके चलते हैं। अब हम जानते हैं कि एक मोल गैस में अणुओं की संख्या को हम आवागाद्रो संख्या कहते हैं, और जिसे हम Na से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम आदर्श गैस समीकरण लेके चलेंगे, जो कि होती है PV इक्वल टू nRT। ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। पर हमने जैसे शुरू में देखा था, हमने शुरू में देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो गैस में मोलों की संख्या है वो म्यू से डिनोटेड की गई है, ठीक है। तो तब क्योंकि हमारे पास अवागाद्रो संख्या Na है और गैस का समीकरण PV इक्वल टू nRT है, तो यहाँ पे जो मोल अंश हमने एक लिया था वो हमने लिया था म्यू लिया था, ठीक है। जो किसके बराबर होगा, जो भी अणु है और उसके
अणुओं के अवोगाद्रो संख्या के बटे के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, समझ गए। और जो भी यहाँ पे आप इसमें टी देख रहे हो, ये एक परम ताप है। ठीक है, परम ताप क्या है कि यानी कि ये जो टी है ये एक परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये एक नियत ताप होगा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एक प्रकार का परम ताप है। ठीक है, ये लोग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे आर जो है वो गैस का नियतांक है, और जिसकी वैल्यू होती है 8314 जूल किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे म्यू बराबर n अपॉन Na है। ठीक है, जहाँ n बराबर म्यू Na होगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से किसी भी अणु की संख्या का मान निकाल लेते हैं। ठीक, और सॉरी, ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि तब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है और समीकरण समीकरण 3 जो कि हमने निकाली थी अभी, ये वाली समीकरण, इसके अनुसार हमारे पास जो समीकरण 3 थी वो कुछ इस प्रकार से निकल के आई थी। PV इक्वल टू 2/3 n एप्सिलॉन, क्योंकि आपके पास n का मान दिया हुआ है तो आप n का मान पुट कर देंगे। PV इक्वल टू 2/3 म्यू n a एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एक PV का मान निकल गया। और एक आदर्श गैस समीकरण में हमारे पास PV का मान पहले से मौजूद है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, ये जैसे हमने 4 समीकरण मान ली थी, इसे हम समीकरण 5 मान के चलते हैं। तो 4 व 5 की तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर, ठीक है, तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है 2/3 म्यू n a एप्सिलॉन इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो मान निकल कर आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू 3/2 आर अपॉन एन ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो, अब देखना यहाँ पे जो सीरीज है इसकी, ये वाली R और Na। अब क्योंकि R क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, और Na क्या है, Na अवोगाद्रो संख्या नियतांक है। ठीक है, अब दोनों ही नियतांक हैं, इनका एक न्यूमेरिकल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम एक स्पेसिफाई नियतांक के नाम से जानते हैं, Kb। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, या कहीं कहीं पे इसे Kb लिख देते हैं। तो तब
तब हम यहाँ लिख लेंगे जो आपका एप्सिलॉन का मान निकल के आएगा वो आएगा 3/2 और हम R अपॉन NA को KB लिखते हैं तो ये हो जाएगा KBT। ये आपकी छठी समीकरण हो जाएगी। और इसको ध्यान रखना, आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इसी बेस पे आएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था KBT इक्वल टू R अपॉन NA है, जो कि एक बोल्ट्जमान नियतांक है। वो इसका मान यानी कि KB, ठीक है, जो भी इसका मान होगा वो होगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, ठीक है। अब क्योंकि अब मान लो कि 300 केल्विन एक क्या है, 300 केल्विन एक परम ताप है, ठीक है ना, ये एक परम ताप है, ठीक है। और इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग मान सकते हो, ठीक। तो होता क्या है कि अणु की गतिज ऊर्जा लगभग, जो इसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी कि 300 केल्विन पे अणुओं की गतिज ऊर्जा 6 इंटू 10⁻⁻21 जूल या फिर 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ऊर्जा विपरीत दिशा में गतिमान होगी, ठीक है। अणुओं में सम्मुख संघटन होगा क्योंकि इसमें हल्की सी ऊर्जा है और पूरी तरह अवशोषित भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरह अवशोषित होगी, क्योंकि देखो, ठीक है, टक्कर होगा, जरूर होगा, पर इसमें ऊर्जा निकले और उसका अवशोषण हो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉन है आपस में, जो ये आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, वो टकरा के इनसे जो भी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तो इनकी जो टक्कर होनी चाहिए ना, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए, तब जाके कोई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे कुछ भी देख रहे हो ये ऊर्जा निकलेगी तो उसमें क्या होगा, कोई ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हाँ, ठीक है, तापमान से असर पड़ता है, ठीक है, और ये भी पता चलता है कि हाँ ऊर्जा इसमें बन रही है, ऊर्जा है जिससे आपस में टकरा रहे हैं, मगर इतनी ऊर्जा नहीं है कि उनकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो सके और अपनी एक ऊर्जा स्तर से वो दूसरी ऊर्जा स्तर में जा सके या इतना भयंकर संकट हो सके, ठीक है ना, संगठन हो सके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, तापमान आदर्श गैसों के अणु की औसत यानी कि जो गतिज ऊर्जा की होगी उसके रेखित समानुपाती होता है, ठीक है ना। और उसके बाद तापमान बढ़ने से अणु की गति तीव्र हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मतलब अभी क्या है कि अभी 300 केल्विन है, ठीक है, आप इसको बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। जो आपके मोलिक्यूल्स होंगे, मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें आप ताप बढ़ाते जाओ, ठीक है ना, इनकी जो भी गतिज ऊर्जा होगी ना वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये यहाँ से टकराएंगे यहाँ से टकराएंगे, समझ रहे हो ना, ये इन कोने कोनों से टकरा टकरा के इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। मतलब आप ताप बढ़ाते हो तब, और याद रखना क्योंकि हम अभी बात आदर्श केस की कर रहे हैं, तब परम शून्य ताप पर, ठीक है, सभी अणु इस प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे वह अपने स्थान पे जम, ठीक है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मान के चलो या 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा लगता है कि ये बस जैसे जम गए हों, ठीक है, ये जम गए हों, ठीक है। और तो याद रखना, किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा उनके द्रव्यमान में अंतर होने के बावजूद भी समान होती है, ठीक है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है, गति बढ़ती है, ठीक है। और परम ताप पर यहाँ क्या होते हैं, गति रहित होते हैं। ये आदर्श गैस के कुछ लक्षण हैं, ठीक है ना, मतलब ये जैसे कि एकदम जम जाते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कुछ इस तरीके से जम जाते हैं, ये गति नहीं करते। और क्योंकि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर इनकी ऊर्जा हो नहीं पाती है, तो इनकी आंतरिक ऊर्जा में कभी वृद्धि हो नहीं पाती है। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, जैसे कि आणविक चालें। आणविक चालें, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा, हमने अभी गतिज ऊर्जा एप्सिलॉन का मान निकाला जो होता है 3/2 kBT। ठीक है, और क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एप्सिलॉन का मान होता है 1/2 mv², तो दोनों के हम यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ½ mv² इक्वल टू केबी को खोल लेंगे 3/2, जहाँ पे केबी का मान था हमारे पास R/NA T। ठीक है, यहाँ से हम क्या जो हमारा वर्ग माध्य वेग चाल था जो भी, यानी कि v², इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 kBT अपॉन m, या फिर 3 RT अपॉन m NA, जो बराबर होगा किसके, जो बराबर होगा 3 RT अपॉन m। अब m क्या है, कैपिटल M ये है, हमने द्रव्यमान और अणु के अवगाड्रो संख्या को हमने कैपिटल M मान के चला। ठीक है, ये अब ये क्या है, अब ये गैस का अणु भार हो गया। ठीक है, द्रव्यमान और अणुओं की संख्या, सॉरी अवगाड्रो संख्या जब मिल जाती है तो वो एक अणु भार संख्या कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सॉरी m बराबर m तो अब देखना हमारे पास 3RT अपॉन m आ गया। ठीक है, अब माध्य वर्ग वेग, यानी कि ये आपका v² निकल के आया है ना, माध्य वर्ग वेग के वर्गमूल को वर्ग माध्य चाल कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में VRMS कहते हैं, जिसका मतलब होता है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, यहाँ मैं चीज़ें बहुत खोल के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको बेसिक इसका आना चाहिए आप। ठीक है, आपको 11th का बेसिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो इग्नू के चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक चैप्टर वाइज हैं उनको मैं यहाँ पे बस कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग पहले बेसिक इसका कवर करें, फिर इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो आपके पास जो VRMS होगा वो क्या होगा, यानी कि माध्य वर्ग वेग, यानी कि v² का वर्गमूल होगा। ठीक है, अंडर रूट होगा, तो v²। ठीक है, और v का मान होता है 3RT अपॉन m, इन द सेंस 3 kBT अपॉन m। ठीक है, इसे आप समीकरण 7 मान लो। ठीक,
अब यहाँ पे जो VRMS का मतलब होता है ना, ये जो मान निकल के आया है 3 kPt m, ठीक है। ये जो मान निकल के आया है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी तापमान है आपके पास, जो भी दिया गया तापमान है, ठीक है, उस तो यहाँ पे VRMS का मतलब यही है कि जो भी दिया गया तापमान है उस पे हल्की गैस के अणु अधिक तेजी से गति करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हल्की गैस के अणु होंगे वो बहुत तेजी से गति करेंगे, और जबकि धीरे धीरे जो भारी गैसें होंगी उनकी गति क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की एक जो लिस्ट है वो आप देख सकते हो। अच्छा, इस सारणी में आप देख सकते हो कि जो हल्की गैस है वो तेज़ी से गति करती है और पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन आदि गैस है, और जो जल वाष्प पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर की ओर चले जाते हैं। अब देखो जो ऑक्सीजन होती हैं, जो CO2 होती हैं, ये पृथ्वी की सतह के निकट ही रहती हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये क्या है, ये तो बाहर भी जा सकती हैं, आ भी सकती हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ये सब क्या अणुगति सिद्धांत के ही परिणाम है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एक जिसे बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है। पलायन वेग का जो मान होता है, ठीक है, पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह अधिकतम या वह न्यूनतम वेग होता है, ठीक है, जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी के कब्जे से बाहर चली जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ये पृथ्वी है, अगर किसी रॉकेट को यहाँ से चंद्रमा पे जाना है तो रॉकेट को उसके पलायन वेग से, ठीक है, उसके पलायन वेग से अधिक वेग से गति करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब वो उसके वेग से अधिक गति करती है तो तब जाके वो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ पाती है और बाहर चली जाती है, उसे बोलते हैं पलायन वेग, सिंपल भाषा में। अब देखो इसका मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि इतनी स्पीड चाहिए होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए हमें इतनी स्पीड चाहिए होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VE पलायन वेग का 2G/r। अब देखो G गुरुत्वाकर्षण है और R पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, किसी गैस के अणुओं की चाल VE से अधिक नहीं होती है, ठीक है ना। आपने देखा, यानी कि कोई भी जो पृथ्वी पर जितनी भी गैसें हैं ना, उसमें क्या है कि उनका मान ना, उनकी गति जो है वो VE से अधिक नहीं होती है, मतलब कि वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होती ही नहीं है। इसलिए जो गैसें होती हैं ना, वो पृथ्वी पर फंस जाती हैं और वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, समझ गए। ऐसे ही चंद्रमा, आप देखो चांद का क्या सीन है, ठीक है। चांद का जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, देख रहे हो। आसानी से यहाँ से गैस आराम से निकल जाती है, जो हल्की गैसें होती है ना वो बहुत आसानी से निकल जाती हैं, क्यों, उनकी आणविक चालों के कारण, ठीक है ना, VRMS। तो हल्की गैसें क्या होती हैं, वो निकल जाती हैं आराम से, इसलिए क्या है, चंद्रमा पे कोई वातावरण नहीं है। अब जो बृहस्पति है, ठीक है, ये तो हमारा चांद हो गया, ठीक है। अगर बृहस्पति की बात करें तो उसका क्या है, 60 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि भाई साहब किसी गैस को निकलने के लिए 60 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की स्पीड चाहिए, तब जाके वो बृहस्पति की जो भी वातावरण है उससे बाहर निकल पाएगा, ठीक है। अब इसलिए वहाँ क्या है, गैसों का बादल है, बहुत भयंकर गैसों का बादल है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अगर सूरज क्या है, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाकी गैस मतलब बाकी तो बहुत ज़्यादा भारी गैसें हो गई, ठीक है, समझ रहे हो ना। हीलियम और हाइड्रोजन इतनी हल्की गैसें हैं जो सूर्य से भी बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है ना। तो उसका जो पलायन वेग यानी कि जो VE है उसका मान 600 किलोमीटर प्रति सेकंड है,
समझ गए? इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम भी सूर्य की सतह से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है? और यही मतलब जो भी पृथ्वी का हमने बताया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी वजह से जो भी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होते रहते हैं। ठीक है ना? इसी का कारण है कि जो भारी गैस है, भारी अब तो नीचे ही रहेंगी। ठीक है? क्योंकि उनकी गति अधिक नहीं होगी। वीआरएमएस क्या कहता है, हल्की गैस में क्या होता है, अधिक वेग होता है, अधिक वेग से ऊपर जाती है। परंतु अब पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर है, तो कोई जा ही नहीं पाती है। तो जितना भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जितना भी होता है सब यहीं पे होता है। जो गैस बनती है वो यहीं की यहीं रह जाती है। ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज का ये भी एक मेन कारण है। मेन कारण क्या, जा ही नहीं पाती। तो अब हम कुछ गैसों के नियमों का निगमन करेंगे। अब देखो, आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा है कि बॉयल का नियम, ठीक है, गेल विशेक का नियम, ठीक है, और चार्ल्स का नियम, ये कुछ गैस के महत्वपूर्ण नियम है। तो आज हम उनका एक शॉर्ट निगमन करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो पहले एक समीकरण थी, हमने जो इससे पहले मानी थी, वो थी P इक्वल टू 1/3 V m n V²। अगर याद ना हो तो ये हमने सबसे पहले यहाँ देखना, हमने यहाँ निकाली है। ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इस वाले की, समीकरण 2 की। ठीक है? समीकरण 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको लेते हैं समीकरण 2 को लेने पे। ठीक है ना? यहाँ लिख लेना समीकरण 2 से। ठीक है? P इक्वल टू 1/3 V m n V²। ठीक है? तो यहाँ से हम इसको और सरल बना लेते हैं। सरल बनाने के लिए V को हम इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा। और इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 से गुणा और 1/2 से भाग देने पर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2/3 n 1/2 mV²। ठीक है? और जैसा कि आप ये जानते हो कि ये होता है PV इक्वल टू 2/3 n एप्सिलॉन। ठीक? और हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो होता है 3/2, ये हमने मान निकाला था। ठीक है? KBT। ठीक? तब 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 एप्सिलॉन का मान आप PV में रख सकते हो। तो PV इक्वल टू 2/3 n 3/2 KBT। ठीक है? तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो मान निकल के आएगा वो होगा PV इक्वल टू n KBT। ठीक है? ठीक है? ये गैस का नियतांक होता है, या फिर गैस के नियमों का नियतांक होता है। ठीक है? ये पूरा का सिस्टम जो है ये नियतांक है। ठीक है ना? तो हम जानते हैं कि अब मैंने इससे पहले बताया कि भाई देखो, जो परम या स्थिर ताप है उस पे क्या है, n KBT अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा? क्योंकि वो एक ठोस की तरह जम जाएगा। अणु जो होंगे ठोस की तरह जमा हुआ प्रतीत होगा, आदर्श गैस में सिर्फ। ठीक है ना? तो n KBT इक्वल टू नियतांक। ठीक है? जब नियतांक हो जाएगा तब PV बराबर नियतांक। ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जहाँ पे चैप्टर का नाम है अणुगति सिद्धांत। ठीक है? तो आप एक बार उसे जाके रिव्यू कर लें। ठीक है? पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तब। ठीक है? अब देखो, PV इक्वल टू नियतांक। अब क्या कहेंगे, देखो, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर रहने पर, समझना कि किसी दिए गए गैस का जो भी द्रव्यमान है,
ठीक है, उसका तापमान स्थिर रहने पर इसके द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, इसके आयतन के प्रतिलोमना ठीक है, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर रहने पर इसके द्वारा लगाया गया दाब इसके आयतन के प्रतिलोम अनुपाती होता है। ठीक है, इस नियम को हम क्या कहते हैं? बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम। फिर ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो अब हम मान के चलते हैं पी वी इक्वल टू नियतांक था। ठीक है, अब ऊपर वाली समीकरण में हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो P और T है ना, P और T ये क्या है? अचर है, अचरांक बोल सकते हैं, यानी कि अचर भी हैं और एक नियतांक भी है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि नियत आयतन पर, समझना कि नियत आयतन पर गैस के दिए गए द्रव्यमान द्वारा, ठीक है, लगाया गया दाब इसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझना कि आपके पास कोई नियत आयतन है, ठीक है, कोई भी एक निश्चित आयतन है, ठीक है, तो गैस के दिए गए द्रव्यमान द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है ना, अब इस पर कोई भी द्रव्यमान आपको दिया गया है, ठीक है, अणुओं का द्रव्यमान जितना भी है, ठीक है, इनके द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है ना, अब ये क्या है? इस पर प्रेशर लगाते हैं इनकी दीवारों पर, ठीक है ना, पी प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो जो भी दाब होगा इसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना, इसके टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि P अपॉन टी। टेम्परेचर बदलने पर इसका दाब बदलेगा, इसके दाब बदलने पर टेम्परेचर भी बदल सकता है, मतलब इन द सेंस टेम्परेचर बदलने पर इसका दाब बदल जाएगा। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं? इस नियम को बोलते हैं गेल-शेक का नियम। गेल-शेक का नियम, समझे? फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम कहते हैं, अब हम एक तीसरी कंडीशन लिखते हैं कि भाई देखो, अब दाब नियत रहता है, ठीक है ना, अब इसमें जो पी वी इक्वल टू एन के बी टी है, इसमें क्या है? दाब को नियत रख दो, ठीक है ना, दाब को नियत रख दो, तो आपके पास क्या बच के आ जाता है? आपके पास, क्योंकि ये तो अणुओं की संख्या है, के बी टी है, टी इधर चला जाएगा, वी अपॉन टी हो जाएगा, यानी कि वी अपॉन टी इक्वल टू स्थिरांक, आपके पास एक स्थिरांक बच के आ जाएगा। ठीक है ना, यानी यदि आप दाब को, एक थर्ड कंडीशन है कि जब दाब को नियत रहते हैं तो हमारे पास वी अपॉन टी आता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि देखो, किसी गैस के लिए, जो भी गैस है, दिए गए द्रव्यमान का आयतन, ठीक है ना, यानी कि किसी गैस के लिए कोई भी, ठीक है ना, दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, देखो, ताप से उसके जो तापमान होगा, ठीक है ना, इसके घटने बढ़ने पर उसके आयतन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? चार्ल्स का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम हमने बहुत ही अच्छे से कक्षा 11 में पढ़ा है, आप फिर दोबारा उसे पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रीफली बहुत अच्छे से समझाया है, और यहाँ से इस पुस्तक यानी कि थर्मल फिजिक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम दो गैस अणु पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले गैस अणु पे जो दाब लग रहा है वो कुछ P1 लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे द्रव्यमान उसके M1 और माध्य वर्ग वेग V1 बार और N1 उसके अणुओं की संख्या हो, तब P1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 V बार 1 स्क्वायर, और दूसरा अणु P2
इक्वल टू 1/3 m2 n2 और v2 बार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो v1 और v2 इन दोनों ही गैसों के अणुओं का एक माध्य वर्ग वेग है। ठीक है, कि मान लो मतलब ये जो v1 और v2 है ये दोनों ही अणुओं के लिए एक माध्य वेग है। अब समय तापमान समान ताप पर दोनों गैसों की माध्य गतिज ऊर्जा समान होगी, इसलिए हाफ m1 v1 बार स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 बार स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं तब n1 बराबर n2, यही अवोगाद्रो का गणितीय नियम है जिसके अनुसार समान ताप पर और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान आती है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रयोगों के ऊपर जहाँ पे आदर्श गैस के बारे में कुछ विचलन हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ उच्च दाब और निम्न ताप पर आदर्श गैस समीकरण मान्य नहीं होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं रेनो का प्रयोग है। इसने बताया था, इसने क्या करा था कि 30 एटमॉस्फेयर दाब पर, ठीक है, 273 से 373 केल्विन का ताप लिया। ठीक है, और परिणाम जो मिले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, जहाँ पे परम ताप इन्होंने 273 केल्विन लिया था और जो दाब लिया था लगभग 0 से 10 एटमॉस्फेयर के बीच लिया था। यहाँ मतलब जो दाब लिया था वो 0 से 10 एटमॉस्फेयर के बीच लिया और जो ताप लिया था वो 273 केल्विन के बीच लिया। और आदर्श गैस का एक अनुरूप चित्रण और आरेख इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बताया सभी वक्र P अक्ष पर झुकी सीधी रेखा है। मतलब देख सकते हैं कि जो P अक्ष पे उस पे ये वाली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये झुकी रेखा है। अभी क्या कहते हैं कि H1 के लिए जो PV का मान होगा ना वो P के साथ बढ़ता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन का मान होगा और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसमें देख रहे हो कि PV के लिए जो हाइड्रोजन का मान होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए घटेगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमने आदर्श गैस में देखा कि जितनी भी हल्की गैसें होंगी, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है ना, ताप बढ़ने पर। फिर इन्होंने कहा कि सभी वक्र PV अक्ष पर 273 केल्विन तापमान पर एक ही बिंदु पर अभिसरित होते हैं। तो जहाँ परम ताप T इक्वल टू 273 के लिए यह मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन के अनुरूप है। यह गैस स्थिरांक का विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्यता मानता है। मतलब कि 273 केल्विन पे ही जब यहाँ पे P का मान 0 होता है तब ही वह आदर्श गैस के रूप में होंगी, परंतु ताप बढ़ाने और दाब बढ़ाने पर कुछ इस तरीके से जब इस पे ताप बढ़ा दिया जाता है, स्केल में देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, और जो भारी गैसें हैं वो नीचे 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 आती रहती हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे रेनो ने बताया था कि
कुछ स्थिति में यानी कि P टेंस टू 0 की स्थिति में आदर्श गैस और वास्तविक गैस का व्यवहार एक जैसा हो सकता है, परंतु दाब बढ़ाने पर वास्तविक गैसें और आदर्श गैसें अलग हो जाती हैं। ठीक है ना, इनका व्यवहार अलग हो जाता है। यह एक विचलन था आदर्श गैस के व्यवहार को लेके। और इसी को लेके एक और विचलन था जिसे हम बोलते हैं एंड्रयूज का प्रयोग। ठीक है, एंड्रयूज के प्रयोग के अनुसार उन्होंने क्या करा था, एंड्रयूज ने गैसों को द्रवित करने का प्रयास में उनकी संपीड़ितता पर विस्तृत प्रयोग किया। ठीक है, CO2 के लिए विभिन्न तापमान पर उसके परिणामों को आप इस आरेख में देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि 321 केल्विन तथा उसके ऊपर जो भी CO2 का व्यवहार होगा वो आदर्श गैस के व्यवहार के भांति होता है। ठीक है ना, मतलब जब उसका तापमान 320 के ऊपर हो, CO2 का मान 320 के ऊपर हो, तो इसका जो भी व्यवहार होगा ना वो एक आदर्श गैस की तरह होगा। और जबकि उन्होंने बोला कि 304 केल्विन के आते आते ये किंक होना शुरू हो जाएगा। किंक बोले तो मतलब कुछ इस तरीके का वक्र देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे वक्र देता है तो CO2 गैस संगठित यानी कि कंडेंस हो जाती है। ठीक है, किसी P बिंदु पर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि परिवर्तन बिंदु। यहाँ पे मतलब CO2 परिवर्तित होती है किसमें, देखना 294 केल्विन पर निकुंज फैलकर एक क्षैतिज रेखा का रूप ले लेता है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से फैल के एक क्षैतिज की रेखा ले लेता है। ठीक है, यह द्रव और गैसीय प्रावस्था से सह अस्तित्व का घोतक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो CO2 है ना, उस लेवल पे भले ही गैस रहा हो, परंतु इस ताप पर आते 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 आते, ठीक है, इस ताप पर आते आते ये अपनी अवस्था चेंज कर देता है। ठीक है ना, यानी कि यह द्रव से गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक दृष्टि से देखें तो तापमान और दाब में एक विशिष्ट मान का परिसर हमें दिखता है। ठीक है, और क्या इसमें पदार्थ के घनत्व का असंतान परिवर्तन का सूचक हमें दिखता है। मतलब कि देखो तापमान और दाब के कारण, ठीक है, इसमें एक किंक आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही तापमान 294 से नीचे चला जाता है तो ये जो किंक की प्रवृत्ति है ये देखते हो FE से, मतलब यहाँ से नीचे की ओर बढ़ने लगती है। मतलब इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। मतलब एक ये स्पेसिफाई क्षेत्र बन जाता है 2 से लेके 4 तक, जहाँ पे यहाँ पे इस एरिया में क्या जो भी आपका गैस है वो द्रवित होने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में आ जाता है। और ये जो नति बिंदु है P, ठीक है, ये किसी यहाँ पे एक नति बिंदु या फिर एक क्रांतिक बिंदु होता है। क्रांतिक बिंदु में क्या आते हैं आपके TC और PC आते हैं। ठीक है, TC और PC क्या होंगे, यानी कि आपका क्रांतिक तापमान और क्रांतिक दाब। अगर नहीं पता तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि क्रांतिक तापमान होता क्या है। यानी कि देखो किसी गैस का क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिसके नीचे गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। समझ रहे हो, मतलब ये वह तापमान है कि सिर्फ आप दाब बढ़ा दो तो गैस क्या है, द्रवित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड अवस्था में आ जाएगी। क्रांतिक तापमान के ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे लगाया गया दाब कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से क्रांतिक दाब होता है। ठीक है, वह दाब जिस पर उसके क्रांतिक तापमान पर गैस द्रवित हो जाता है ना, मतलब जो भी P यानी कि दाब लगाया जा रहा है वो क्रांतिक दाब होगा। ठीक है, यानी कि वह तापमान जिस पे दाब लगाने पर जो भी गैस क्या है, द्रवित हो जाती है। तो ये जो P पॉइंट है ना आपका, ये प्रेशर, इस प्रेशर पे आके क्रांतिक दाब और एक जो टेम्परेचर लग रहा होता है वो क्रांतिक तापमान कहलाता है। ठीक है,
तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम वास्तविक गैसों के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ अध्याय ख़त्म होता है, पहला अध्याय। और आगे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान का पूरा वितरण देखेंगे अगले अध्याय में। उससे पहले आप इसे समझ लें, और मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसमें जोड़ दूंगा जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो परीक्षा की। तो यहीं पे समाप्त करते हैं।